हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे बिस्मार्क की गृह नीति की। बिस्मार्क की गृह नीति में बिस्मार्क किस प्रकार नया संविधान का निर्माण करता है और उसके पश्चात जो है पुनर्निर्माण के कार्य जर्मनी में करता है और गैर जर्मनी की जो जनता थी उनको एकीकृत करने के लिए बिस्मार्क कार्य करता है और अंत में जो बिस्मार्क के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो जाती है वो था कुल्टर कैंप। हम उसकी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिस्मार्क की गृह नीति। 1871 में जो क्या होता है कि जब जर्मनी का एकीकरण हो जाता है तो उसके पश्चात बिस्मार्क जो है एक नीति अपनाता है जो थी गृह नीति। गृह नीति का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि जर्मन साम्राज्य की शक्ति को संगठित करना तथा उसे सुदृढ़ करना। बिस्मार्क जो है यूरोप में जर्मन को जो है वो सबसे शक्तिशाली बनाना चाहता था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने जो है गृह नीति अपनाई और इसमें कुछ संविधान भी लागू किए, जिनमें हमारा पहला पॉइंट है वो है नया संविधान। तो नए संविधान में क्या होता है कि 18 जनवरी 1871 को जो है जर्मन साम्राज्य की स्थापना होती है। जर्मन जो है वो जर्मन का एकीकरण हो जाता है। तो इसके पश्चात जर्मन के जो दो प्रमुख राज्य थे वो था प्रशिया और जर्मनी। तो जो प्रशिया था, प्रशिया का महत्व जो है वो अधिक था क्योंकि बिस्मार्क स्वयं भी प्रशिया का था और जो सम्राट था जर्मन साम्राज्य का वो भी प्रशिया का रहने वाला था। तो यदि किसी से युद्ध करना हो, शांति करनी हो या फिर विदेश नीति यानी कि विदेश के साथ कोई व्यापार चलाना हो तो उसका अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को था और जो उस समय केंद्र में सरकार थी वो थी प्रशिया की। तो प्रशिया के सम्राट को जो है वो जर्मन साम्राज्य का जो है वो सम्राट बनाया गया था। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करता था वो स्वयं सम्राट करता था जो कि प्रशिया का था। तो यदि किसी से युद्ध करना हो, शांति या संधि की घोषणा करना हो तो इसका अधिकार जो है सिर्फ प्रशिया को था यानी कि सम्राट को था और सम्राट था प्रशिया का। तो बिस्मार्क ने जो है वो विधानमंडल की नियुक्ति करी जिसमें जो है दो हाउस होते थे, एक होता था अपर हाउस और दूसरा होता था लोअर हाउस। ठीक है। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पुनर्निर्माण के कार्य। पुनर्निर्माण के कार्य किस प्रकार है आइए समझते हैं। तो जो जर्मन साम्राज्य था उसमें प्रभुत्व जो था वो था प्रेशिया के सम्राट का। ठीक है। तो जो अन्य शासक थे जर्मन साम्राज्य के उनकी आंखों में जो है वो खटकता था कौन, प्रेशिया का सम्राट। तो इस मतभेद को मिटाने के लिए बिस्मार्क ने जो है वो अनेक कार्य किए। सबसे पहले जो है 1873 ईस्वी में जो है बिस्मार्क एम्पीरियल बैंक की स्थापना करता है। उसके पश्चात 1877 में जो है संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है और उसके पश्चात समान कानून बनाता है जर्मन साम्राज्य में और समस्त साम्राज्य में जो है वो एक समान सिक्के और शिक्षा की व्यवस्था करता है। किसके द्वारा? बिस्मार्क द्वारा। उसके पश्चात जो है रेल विभाग, डाक विभाग, तार विभाग की स्थापना जो है वो जर्मनी में की जाती है, जिसका अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास होता है और केंद्र में जो उस समय सरकार थी वो थी प्रशिया की। ठीक है। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है गैर जर्मनी जनता और बिस्मार्क। तो इसमें क्या होता है कि जर्मन में जो है वो गैर जर्मन जनता जो थी वो रहती थी। अनेक जातियों के लोग जो है वो जर्मन में निवास करते थे, जैसे फ्रांसीसी हो गए, ठीक है, और शेल्सविंग हो गए और पोल हो गए, डैन हो गए। ये सब जातियां जो है उस समय संगठित जर्मनी के विरुद्ध थी। तो इसके लिए बिस्मार्क ने जो है वो बलपूर्वक दमन की नीति अपनाई ताकि जर्मन का इसके लिए बिस्मार्क ने जो है बलपूर्वक दमन की नीति अपनाई और जर्मन राष्ट्र का अंग बनाने का जो है वो प्रयास किया। और बिस्मार्क की जो यह नीति थी, इस नीति को जो है जर्मन की नीति कहा जाता है, परंतु यह नीति जो है बिस्मार्क की वो पूरी तरह असफल रहती है क्योंकि यह नीति जो थी वो बलपूर्वक अपनाई गई थी बिस्मार्क के द्वारा। तो इसके पश्चात जो है होता है एक समस्या और खड़ी हो जाती है बिस्मार्क के सामने और वो था कुल्टर कैंप। अब कुल्टर कैंप क्या था कि जर्मनी साम्राज्य और कैथोलिक चर्च इन दोनों के मध्य जो है वो संघर्ष चलता रहता है
और इतिहास जो है इसे हमेशा कुल्टर कैंप के नाम से जानता है और इसे इतिहास में भी कुल्टर कैंप कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक साइड होते हैं प्रोटेस्ट चर्च और दूसरी साइड होते हैं कैथोलिक चर्च। ठीक है, जो हमारा प्रोटेस्ट चर्च था वो राष्ट्रीय दल था और जो कैथोलिक चर्च था वो राष्ट्रीय दल नहीं था। कैथोलिक चर्च के जो लोग थे वो हमेशा समर्थन देते थे पोप को तथा पोप को ही अपना नेता मानते थे। ठीक है, तो बिस्मार्क ने क्या किया कि सम्राट और चांसलर चांसलर जो उसमें होता था उसे प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो बिस्मार्क ने जो है इन दोनों की शक्तियों में जो है वो वृद्धि करी, जिससे क्या हुआ कि कैथोलिक चर्च जो लोग थे उनकी चुनौतियों का जो है वो बिस्मार्क को सामना करना पड़ा। तो इसके लिए बिस्मार्क ने जो है एक घोषणा करी कि क्यों ना जर्मनी को जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया जाए। लेकिन जो कैथोलिक जनता थी वो इसके विरोध में आ जाती है और उसके पश्चात 1873 ईस्वी में क्या होता है कि बिस्मार्क ने कुछ नियम जो है पास किए जिसे इतिहास में मई कानूनों के नाम से जाना जाता है। इस नियम में जो है वो बिस्मार्क सिविल मैरिज जो होती है उसको अनिवार्य कर देता है और पादरियों के लिए जो है वो 3 साल विश्वविद्यालय में शिक्षा अनिवार्य कर देता है। पादरियों की जो नियुक्ति थी वो सरकार द्वारा की जाती थी और जो पोप था उसने इन नियमों को मानने से इनकार कर दिया। तो ये थी बिस्मार्क की गृह नीति।